Good afternoon, everyone. Welcome to Reliable. My name is C.S. Sharma. I'm head of Department Physics, Reliable Institute, कोटा. आज हम लोग जेई मेन का जो पहला दिन है उसका जो पहला वाला पेपर था, पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. Along with this solution, we are also going to present the detailed analysis of weightage, चैप्टर वाइज वेटेज, माइक्रो एनालिसिस, इजी, टफ, मॉडरेट, जो भी कैटेगरी हम लोग आपको बता सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में जो बच्चे कल, परसों और उसके एक दिन बाद और उसके आगे आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले हैं उनको कुछ न कुछ तरीके से फायदा मिल सकता है अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने में, अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने में. वो सब हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीम ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा, जिन्होंने इतने कम समय में बच्चों की मदद से मेमोरी बेस्ड लगभग सारे क्वेश्चंस रिट्रीव कर लिए और थोड़ी देर में आपके सामने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम लोग प्रेजेंट करेंगे. तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं. पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली उस सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में आपने ओरिजिनली देखे होंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है. जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है कि क्वेश्चंस के डेटा में, क्वेश्चंस की लैंग्वेज में या ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कोई चेंज आ जाए. कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चन जो है इंटीजर था लेकिन बाय चांस बच्चों को याद रह गया कि सिंगल करेक्ट है, तो उन्होंने सिंगल करेक्ट वाली फॉर्मेट में हमको बता दिया. मोटे तौर पे आपको जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ या नहीं हुआ. आप जानते हो कि वो ऑब्जेक्टिव में था या इंटीजर में था. तो इस तरह की छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है उनको नजरअंदाज करें और जो इसका मोटिव है वो मोटिव जो आपके एक तरह से जो बच्चे अभी एग्जाम दे करके आए हैं, जो चिंतित है कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उनके कितने मार्क्स आएंगे, वो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर. उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिहाज से हम लोग ये सॉल्यूशन बनाते हैं मेमोरी बेस्ड. वंस the official papers are out, we will also present the solutions of official papers. So let's start with the first question. A vertical cross section of plane is y is equal to x square divided by 4. Coefficient of friction is 0.5. Find the maximum height at which particle can stay. This question lies under easy category. यदि हम कैटेगरी की बात करें तो इजी कैटेगरी में ये आएगा. ठीक है. इस क्वेश्चन में बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट ये है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये रुक सकता है. तो हम लोग जानते हैं जब किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी इंक्लाइन प्लेन पर, द मैक्सिमम एंगल tan थीटा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आती है वो आती है म्यू के बराबर. बट इन दिस सिचुएशन you don't have a constant slope, you have a variable slope, क्योंकि जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो एक पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन है, तो यहां पर वेरिएबल स्लोप है. अब आपको ये देखना है कि उस वेरिएबल स्लोप के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकता है. इस कर्व की नेचर आपको बताती है कि इसका जो स्लोप है वो जैसे जैसे x बढ़ रहा, स्लोप बढ़ रहा, बिकॉज slope is y dash which is equal to x divided by 2. So when x is increasing, slope is also increasing. So you have to find out the point of maximum slope जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि tan थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है या tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एंड tan थीटा इज x divided by 2 because this is tan theta. It is x divided by 2 and it should be less than equal to 0.5 which is mu. So x should be less than equal to 1. इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो x कोऑर्डिनेट बताओ जहां तक ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, तो वो x कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 1 होगा एंड द कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट, इफ यू नो x, वैल्यू ऑफ x, यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y. द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y will be equal to 1 by 2. एक बार चेक कर लेते हैं. आंसर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो लेट मी चेक. tan थीटा is equal to 2x divided by 4. So x by 2 should be less than equal to 0.5. X should be less than equal to 1. When x is 1, the y is 1 by 4. Sorry. It is 1 by 4. So the answer is 25 centimeter. So we are moving to next question.
आई होप कि जिस बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को पिक किया होगा उसने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा, करेक्ट किया होगा, क्योंकि इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और लगभग इस तरह के क्वेश्चंस हर बच्चे ने जिसने भी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करी है उसने अपनी तैयारी के दौरान एक न एक बार ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर चैप्टर। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो चैप्टर का नाम है बच्चों कैपेसिटर एंड क्वेश्चन लाइज अंडर इजी कैटेगरी। When two capacitors are in series, their C equivalent is C by 2. When two capacitors are in parallel, their C equivalent is 2C. And if you want to calculate the ratio of their equivalent capacitance in series and parallel, it will be 1 by 4. So the correct answer is 1 by 4. So ये भी मेरे को लगता है जिसने भी पिक किया होगा लकी क्वेश्चन है, जरूर आपसे हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ये इसको मैं इजी कैटेगरी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख सकता हूँ। वैसे तो ये इजी कैटेगरी में ही ज्यादा माना जाएगा बिकॉज क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को कई तरह से किया जा सकता है। एक तरीका सुपरपोजिशन, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, बाकी सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो प्लस हैं, तो हम लोग इस माइनस चार्ज को प्लस क्यू और माइनस 2Q में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे सुपरपोजिशन हम लोग लगा सकते हैं। हम लोगों ने वहां पे क्यू चार्ज रखा, तो जब जैसे ही वहां क्यू चार्ज रखा है सारे चार्जेस क्यू हो गए एंड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सेंटर बिकम्स जीरो इफ ऑल दी चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन सबका सेम है, तो क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो आपको केवल और केवल -2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और -2Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं K इंटू -2Q डिवाइड बाय R क्यूब, R वेक्टर, राइट। व्हाट इज R क्यूब, व्हाट इज R वेक्टर? R वेक्टर मैं आपको बताता हूं। R वेक्टर निकालने के लिए आपको सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉर्नर जहां पे -2Q चार्ज पड़ा हुआ है, तो वो कॉर्नर आपका 0 0 0 है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? a/2 a/2 a/2। सो योर R वेक्टर विल बी a/2 into I cap plus J cap plus K cap. So if you know value of R vector, if you know mod R vector तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज a√3 डिवाइड बाय 2। वैसे ही दिख रहा है वो, क्योंकि ये जो डायगोनल की लेंथ है ये a√3 होती है और उसका आधा है ये, तो मोड R वेक्टर तो अपने को वैसे ही नजर आ रहा था। ये दोनों वैल्यूज को आप पुट करिए, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, एक मेथड तो ये है। ठीक है, इस मेथड को आप ध्यान से देखिए, आपको इजी लगेगा क्वेश्चन बिकॉज यू हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस -Q by +Q and -2Q, सिंपल सुपरपोजिशन। देयर इज वन मोर मेथड, अंडू, एक मेथड और है, मैं ऐसा करता हूं इसमें नेक्स्ट पेज ऐड करके बता देता हूं। जो दूसरा मेथड है उसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, सुपरपोजिशन का इस्तेमाल किए बिना इस क्वेश्चन को करूंगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज 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 है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द सेंटर। एक्चुअली ये दोनों पॉजिटिव चार्ज मिला करके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो जीरो करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड होगा उधर, उसका फील्ड होगा इधर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस का फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली इन दोनों चार्जेस का फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा जो एग्जैक्ट अपोजिट डायगोनल पे है, लेकिन इन दोनों चार्जेस का जो फील्ड है ना वो ऐड होगा। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ और नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा खुद की तरफ, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ट्वाइस ऑफ E, वेयर E इज द फील्ड ड्यू टू वन चार्ज। तो एक तो आप डायरेक्शन के बारे में कंफर्म कर सकते हैं, डायरेक्शन आएगी -I कैप -J कैप -K कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है a
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग से लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ ई और डायरेक्शन अलग से लिख लेते हैं, तो देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं अलग से लिख दूंगा और डायरेक्शन लिखने जा रहा हूं माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √3। ये क्या किया मैंने क्या किया, ये जो वेक्टर है मुझे पता है ये वेक्टर की डायरेक्शन है माइनस ए आई कैप माइनस ई जे कैप माइनस ई के कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं जानता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना मुझे आता है, इट इज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज ए √3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मोर और लेस इजी कैटेगरी में है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि 3D में चार्जेस रखे हुए हैं किसी बच्चे को हो सकता है टफ लग गया हो, और अगर किसी बच्चे ने इन सभी चार्जेस के कोऑर्डिनेट लिख करके एक एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए तो काफी लंबा क्वेश्चन हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन खास तौर पे सुपरपोजिशन से किया जाना चाहिए, या सुपरपोजिशन से अगर नहीं किया तो फिर जो टेक्निक मैंने बाद में बताई उससे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर टॉपिक, अगेन इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की वैसे उम्मीद कम थी क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे अफवाहें सुनाई में आ रही थी कि ट्रांजिस्टर जो है जेईई में इनके सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो एट रिलायबल वी टॉट ट्रांजिस्टर आल्सो। तो हम लोगों ने बच्चों को बोला था कि आप तैयारी करके जाइए, हो सकता है आ जाए ट्रांजिस्टर क्वेश्चन, और आपके सामने क्वेश्चन है। तो एक ट्रांजिस्टर है कॉमन, इसमें इमीटर करंट में 4 मिली एम्पियर का चेंज है, डेल्टा आई ई इज 4, डेल्टा आई सी is 3.5, so delta IB is 0.5. If you want to calculate beta, this is amplification factor, जो बीटा आप जानना चाहते हैं, this is base current amplification factor, this will be equal to delta IC divided by delta IB। तो डेल्टा आईसी आपके पास ऑलरेडी है, डेल्टा आईबी है, इससे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों एक जनरल नॉलेज है, जब आपने सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो अल्फा होता है वो 1 से छोटा होता है, अल्फा होता है डेल्टा आईसी डिवाइड बाय डेल्टा आईई लेस देन 1, और जो बीटा होता है वो इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू 1। कभी कभी तो वो ऐसे 25 50 टाइप का भी होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस थे उनमें से सारे ऑप्शन या तो 1 से कम थे और एक ऑप्शन 1 था, एक ही ऑप्शन 1 से ज्यादा था। तो वैसे भी बिना सॉल्व किए भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे, प्रोवाइडेड ऑप्शन यही हो जो ऑप्शन हमको बच्चों ने रिपोर्ट किए, उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर 3 ही आता, सॉल्व करके भी इसका आंसर 3 ही आएगा। कुछ बच्चों ने हो सकता है पहले अल्फा निकाला हो, अल्फा इज 7/8, और फिर उससे बीटा निकालो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा करके, तो वो आपकी चॉइस है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा करके आप निकालें या डायरेक्ट आप बीटा की वैल्यू निकालें, इट इज फाइन, परफेक्ट। क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, वेरी इजी कैटेगरी है ना, मतलब देखते हैं सॉल्यूशन, जिसका आंसर आ जाए देखते हैं, जिसका आंसर आपको खाली टिक करना है, तो वेरी इजी कैटेगरी।